सभी लोगों को नमस्ते। माय नेम इज मैक्स एंड जैसे कि अगर आप लोग इस सीरीज से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को पता होगा वी आर कमिंग अप विद द एंटायर सिलेबस फॉर योर सीडीएस एग्जाम एंड द टॉपिक वी आर स्टार्टिंग विद इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। एंड जितने लोगों को पता है हम लोगों ने अभी तक इसमें दो टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिनका वीडियो ऑलरेडी आउट हो चुका है। द टॉपिक इज नाउन एंड प्रोनाउन। तो जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड यू कैन वॉच द वीडियो। हमने इस टॉपिक को पूरा थोरोली कवर करा है एंड along with some questions at the end. So now the third topic we are going to cover is verb. गाइस वर्ब जो टॉपिक होने वाला है ये बहुत ही ज्यादा वास्ट टॉपिक होने वाला है क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ वर्ब हम पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे बहुत सारे टाइप्स ऑफ वर्ब। दिस वीडियो विल बी एन इंट्रोडक्टरी वीडियो फॉर योर फर्दर स्टडीज। हालांकि इसके अंदर हम सारे टॉपिक को बहुत ज्यादा डीपली कवर नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज द लेंथ वुड हैव बीन अ लिटिल लॉन्गर। तो हम इसमें काफी हद तक चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे बिकॉज आफ्टर टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बहुत सारे जो टर्म्स यूज होते हैं उनका एक्चुअल में मतलब क्या है और उनमें क्या डिफरेंसेस है। फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब में फर्क नहीं समझ आता। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि ही इज हैप्पी, तो नाउ इसमें इज क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा या एक लिंकिंग वर्ब होगा। ठीक है। और इन शॉर्ट इफ आई आस्क कि व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब, व्हाट इज लिंकिंग वर्ब, या ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। सो देयर आर वेरियस टॉपिक जो हम इसमें कवर करने वाले हैं। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा सो दैट आगे के जब हम टॉपिक्स कवर करें तो आप लोगों को थोड़ा सा इजी हो समझने के लिए कि क्या क्या सब टॉपिक्स हमारे एक टॉपिक के अंदर हो सकते हैं। राइट, लेटर ऑन बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम सेपरेटली पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो के साथ कवर करेंगे। ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक नेम वर्ब। तो सबसे पहले आता है कि वर्ब होता क्या है। अगर मैं सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाऊं तो वर्ब इज नथिंग बट एन एक्शन वर्ड। ठीक है। लेकिन एक्शन वर्ड जो मैं बोलता हूं ये एक बहुत ही लिमिटेड डेफिनेशन है वर्ब की। जब हम इसको डिवीजन में पढ़ते हैं या मैं बोलूं कि जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब पढ़ते हैं तब हमें समझ आता है कि वर्ब के भी अलग अलग पार्ट्स हैं जो कि जस्ट एक्शन वर्ड्स नहीं है। वो अलग अलग चीजों को डिपिक्ट करते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए फॉर अ सिंपल बेसिक डेफिनेशन यू कैन से अ वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, एन अकरेंस और अ स्टेट ऑफ बीइंग। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट स्टेट ऑफ बीइंग, यहाँ पे ये कोई काम नहीं हो रहा, ये एक स्थिति की बात कर रहा है, ये एक सिचुएशन की बात कर रहा है, या एक स्टेट की बात कर रहा है, एक स्थिति की बात कर रहा है। आप समझ रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जंप, थिंक, हैपन, एग्जिस्ट, ये कुछ एग्जाम्पल है। तो हम वर्ब को जब क्लासिफाई करेंगे तो क्लासिफाई मेनली हम दो तीन चीजों पे करेंगे। सबसे पहला आता है मेन वर्ब। ठीक है। एंड देन कम्स ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। देन लिंकिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब। हम सारे टाइप्स के वर्ब स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है मेन वर्ब। ठीक है। तो जो भी हम मेनली अभी तक हमारी वर्ब की अंडरस्टैंडिंग है वो हमारी मेन वर्ब की ही अंडरस्टैंडिंग है। सो मेन वर्ब एक्चुअली वो वर्ब्स हैं जो किसी भी सेंटेंस के अंदर जो एक प्रॉपर एक्शन को शो करते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात। ऐसा कोई वर्ड जो एक एक्शन को डिपिक्ट करता है या किसी इवेंट को या किसी स्टेट को, उसको हम मेन वर्ब बोलते हैं। तो देखो ये सेकंड पॉइंट में बोल भी रहे हैं कि मोस्ट वर्ब इन इंग्लिश आर मेन वर्ब। एग्जाम्पल गो, शो, एग्जिस्ट, एक्सेट्रा। जो भी आप थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब अभी तक याद करते हुए आ रहे हो वो सारी जितनी भी वर्ब्स हैं वो सारी ही मेन वर्ब है। ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है। जितना भी वर्ब आप सोच सकते हैं या जो भी आपने आज तक याद करे हैं वो सारी मोस्टली मेन वर्ब ही है। ठीक है। अब मेन वर्ब को भी हमने डिवाइड करा है दो पार्ट में, दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। तो अगर आपने अपनी छोटी या प्राइमरी क्लासेस में थोड़ा सा फोकस करा है तो आप लोगों ने ये टर्म सुने होंगे एंड अगर थोड़ा और फोकस करें तो आपको शायद पता भी होगा। बट व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड व्हाट इज इंट्रांजिटिव वर्ब, ये हम पढ़ते हैं। तो पहले तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, ऐसा वर्ब जिसका एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले इस चीज को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर जनरली किस तरीके से होता है। तो जनरली एक वर्ब होता है। ठीक है। एक वर्ब होगा, उस वर्ब को करने वाला कोई होगा, दैट इज सब्जेक्ट, और वो वर्ब का कोई रिसीवर होगा। ठीक है। या मैं बोल सकता हूँ कि काम जिस पे हो रहा है वो एक ऑब्जेक्ट होगा। आप समझ रहे हैं। तो ऐसा कोई वर्ब, अब ऑब्जेक्ट भी दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक हो सकता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
ठीक है। ऐसा कोई वर्ब जिसका कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, जिसका एक डायरेक्ट रिसीवर है कि काम किस पे हो रहा है, जहां पे हमें ये बिल्कुल क्लियर हो, उन वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। काम किस पे हो रहा है ये जहां पे क्लियर हो, दैट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल देखो एक बार गाइस, क्या बोल रहा है, शी प्लेड द पियानो। शी प्लेड, ये वर्ब है यहाँ पे। प्लेड कौन सा वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा। ठीक है, इस काम को करने वाला शी, शी सब्जेक्ट है। प्ले करा, क्या प्ले करा, पियानो। तो पियानो एक डायरेक्ट रिसीवर है इस एक्शन का। तो यहाँ पे ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें गिवन है, इस वजह से जो प्लेड वर्ब यहाँ पे यूज हुई है दैट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। द बॉय किक द बॉल, किक किया, क्या किक किया, बॉल को। हमारे पास एक्शन का रिसीवर है, इन दैट केस इट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई थिंक ये सिंपल था। अब देखो इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होगा। इंट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होगा जिसमें या तो कोई ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दिख रहा होगा आपको, जॉन स्माइल्ड, नथिंग हैपेंड, है ना। इन दैट केस यू कैन सी देयर इज नो ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट होगा भी तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे आपकी, कौन सा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट है। तो ये बात आप सिंपल से ध्यान रखिए, जहां पे भी आपको व्हाट का आंसर मिले, ठीक है, व्हाट का आंसर मिल जाए कि एक्शन हुआ, क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल शी प्लेड द पियानो, उसने प्ले किया, क्या प्ले किया, पियानो। बॉय किक द बॉल, किक किया, क्या किक किया, बॉल को। राइट, जहां पे भी हमें ये व्हाट का आंसर मिल जाए, आप समझ जाना कि वहां पे हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है। उसके अलावा जो भी ऑब्जेक्ट है वो सारा इंट्रांजिटिव है। अब उसमें कुछ भी हो सकता है, कोई टाइम हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई एजेंट हो सकता है, या फिर लाइक उसके अलावा जो कुछ भी है वो सारा ही हमारे एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो फॉर डेफिनेशन यू कैन गो थ्रू इज, इसने बोला है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट डायरेक्टली रिसीव द एक्शन और इफेक्ट ऑफ द वर्ब। क्या बोल रही है इसमें, जो की पॉइंट है, ठीक है, सो की पॉइंट इज कि एक्शन का इफेक्ट जिस पे हो रहा है, राइट, या फिर जो भी चीज जो डायरेक्टली रिसीव करे एक्शन को या उसके इफेक्ट को, वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये आपको आंसर करेगा व्हाट और होम का, यही बात बताया था मैंने। जैसे कि बोला भाई द शेफ प्रिपेयर्ड द मील, तो प्रिपेयर करने का काम हुआ है, प्रिपेयर यहाँ पे क्या है, प्रिपेयर यहाँ पे एक मेन वर्ब है, ये काम हुआ। अच्छा, सेकंड फॉर्म यूज हुई है ये, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट टेंस है, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म आता है। ठीक है, द शेफ प्रिपेयर्ड द मील, तो द शेफ जो है ये एक सब्जेक्ट है जिसने ये काम किया प्रिपेयर करने का, और उसने प्रिपेयर क्या किया, मील। तो ये जो मील है ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। अब तीनों एग्जांपल देखिए, इसमें आपको एक कॉमन थीम है। कॉमन थीम क्या है, व्हाट की। आपको जो ये ऑब्जेक्ट है ये आंसर कर रहा है व्हाट का, कि जो भी काम हुआ वो क्या हुआ। ठीक है, आई बॉट, उसने, मैंने खरीदा, क्या खरीदा, सनफ्लावर्स। आप समझ रहे हैं। ही सेंट अ लेटर, उसने भेजा, क्या भेजा, लेटर। तो आपको व्हाट का आंसर मिल रहा है। समझ रहे हैं ये बात। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर, इसमें कुछ इतना प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, जो आपको जवाब देगा कि किसके लिए या किसको, जो आपको इसका जवाब दे, वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन फॉर व्हाट, ऑफ व्हाट, टू व्हाट, फॉर whom, ऑफ whom, टू whom। जनरली आप ये बात रखिए, किसको या किसके लिए, ये मेन थीम होती है इसकी। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए सेंटेंस क्या बोल रहा है, शी गेव हर फ्रेंड अ गिफ्ट। शी गेव, तो यहाँ पे मेन वर्ब होगी गेव, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, देन अगेन इट इज अ मेन वर्ब। ठीक है, करने वाला शी, उसने दिया, क्या दिया, गिफ्ट। तो जो गिफ्ट वर्ड है ये तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आप समझ रहे हैं, दैट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन किसको दिया, शी गेव हर फ्रेंड, तो ये जो हर फ्रेंड है, ये हर फ्रेंड हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं आप, किसको दिया उससे हमें मतलब नहीं है, क्या दिया, गिफ्ट। तो अगर इस सेंटेंस को आप क्लासिफाई करोगे तो ये सेंटेंस एक ट्रांजिटिव सेंटेंस होगा, क्योंकि इसके अंदर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बट अगर मैं ये गिफ्ट हटा दूं, शी गेव हर फ्रेंड, नाउ इसका क्या मतलब है, उसने अपने फ्रेंड को दिया, क्या दिया हमें ये क्लियर नहीं होता। तो अगर मैं यहां से अ गिफ्ट हटा दूं तो ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब बन जाता।
गेव। जैसे ये वाला एग्जांपल देखिए, द शेफ सर्व्ड अस द मील। शेफ ने सर्व करी, किसे सर्व करी? हमें। ये जो अस है, ये एक इंट्रांजिटिव, ये एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो इस वर्ब को इंट्रांजिटिव बना देगा। लेकिन हमें बता रखा है कि उसने हमें सर्व तो किया। क्या सर्व किया? मील। तो ये क्या का जवाब मिल रहा है? तो यहाँ पे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो अस है वो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है। सिमिलरली, आई विल लेंड यू माई कार। ठीक है, मैं तुम्हें मेरी कार उधार पे दूंगा। आई विल लेंड यू किसे देगा? तुम्हें देगा। तो किसे, किसके लिए? जब ये सब आता है ये सारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। लेकिन क्या लैंड करेगा? कार। दैट इज अगेन, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई होप सो इसके बाद आप लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे। तो मॉरल, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है इसमें? हमने वर्ब पढ़ लिया, वर्ब क्या होता है। उसके बाद हमने मेन वर्ब पढ़ लिया। फिर हमने देखा वर्ब दो तरह के होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब में हमने देखा कि जिन वर्ब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब ट्रांजिटिव होते हैं, और जिनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता वो वर्ब इंट्रांजिटिव होते हैं। ठीक है। जनरली इसमें एक नाउन और वर्ब एसोसिएट होता है। और उसके बाद हमने ये देख लिया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। आई होप सो यहाँ तक सबको बहुत क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब थोड़ा समझते हैं ध्यान से, ठीक है। तो लिंकिंग वर्ब एक ऐसा वर्ब है जो किसी सब्जेक्ट के साथ, अच्छा सब्जेक्ट पे जनरली नाउन या तो प्रोनाउन यूज होगा। ठीक है। नाउन या प्रोनाउन को किसी एडजेक्टिव या नाउन से कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है। एक बार दोबारा समझते हैं। हमारा एक सब्जेक्ट होगा। ठीक है। सब्जेक्ट जनरली या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, यही होता है। ठीक है। या तो कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट को कनेक्ट करेगा वो वर्ब किसी दूसरे एडजेक्टिव या नाउन से। और ये जो एडजेक्टिव और नाउन होगा ये इसी सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा होगा। उसको कनेक्ट करने के लिए जो वर्ब यूज होगा दैट वर्ब इज लिंकिंग वर्ब। समझ पा रहे हैं आप? एक बार एग्जांपल देखते हैं। इसने बोला शी इज माई सिस्टर। शी सब्जेक्ट है। शी कौन है? मेरी सिस्टर है। तो माई सिस्टर इज अ नाउन फ्रेज। ये एक नाउन है, नाउन फ्रेज बोलेंगे हम इसको, क्योंकि ये एक वर्ड नहीं है, दो वर्ड से मिलके बना है माई सिस्टर, जिसमें माई एक पोजेसिव एडजेक्टिव है, सिस्टर एक नाउन है। इन शॉर्ट ये जो पूरा फ्रेज है ये नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए हम इसको नाउन फ्रेज बोलेंगे। फ्रेजेस के ऊपर पूरी एक सेपरेट क्लास होगी, तब मैं इसको आपको और डिटेल में समझाऊंगा। तो यहाँ पे जो माई सिस्टर है, ठीक है, वो किसके लिए यूज हुआ है? वो शी के लिए तो यूज हुआ है कि शी कौन है ना। तो ये जो नाउन फ्रेज यूज हुआ है वो इस शी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज हुआ है, और उसको जो बीच में कनेक्ट करने के लिए जो वर्ब यूज हुई है दैट इज अ लिंकिंग वर्ब। अब समझ रहे हैं? अच्छा, वी आर हैप्पी, यहाँ पे देखो वी, हम कैसे हैं? हैप्पी है। नाउ हैप्पी इज एन, हैप्पी इज व्हाट? हैप्पी एक एडजेक्टिव है। आप समझ रहे हैं? हैप्पी क्या है? एक एडजेक्टिव है। अब ये हैप्पी जो वर्ड यूज हुआ है ये किसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज हुआ है? ये यूज हुआ है हमें डिस्क्राइब करने के लिए, वी को। और इसको कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? आर। तो ये आर ने ये दो वर्ड्स के बीच में एक लिंक क्रिएट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट दोनों प्रोनाउन यूज हुए हैं। दे वर शॉक्ड टू हियर द न्यूज। ठीक है, तो दे वर शॉक्ड। ठीक है। तो यहाँ पे शॉक्ड होना इनकी एक स्टेट है जिसको कनेक्ट कर रहा है ये दे के साथ, क्योंकि ये शॉक्ड किसके लिए यूज हुआ है? दे के लिए। तो ये वर्ड जो यहाँ पे यूज हुआ है ये इन दोनों एडजेक्टिव और प्रोनाउन को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। तो जनरली वो बी की फॉर्म में होती है। अब एक बात ध्यान रखें, जब भी मैं तुम्हें बोलूं कि टू बी वर्ब, तो टू बी का मतलब है इज एम आर। ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों ने अगर थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा सबसे पहली फॉर्म होती है बी, सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर्ब, और थर्ड फॉर्म होती है बीन। ठीक है। तो जो ये बी फॉर्म है ये प्रेजेंट फॉर्म होती है, इसका मतलब इज एम आर ही होता है। तो जब भी आपको टू बी बोल दे तो टू बी का मतलब हमेशा क्या होता है? इज एम आर। तो यहाँ पे इज एम आर लिंकिंग वर्ब है। बट ये बात ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे जहां पे इज एम आर हर बारी लिंकिंग वर्ब की तरह काम नहीं करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो मैं बोलूं कि मैंने बोला मैंने बोला ही इज
ही इज अ टीचर। ओके, तो यहाँ पे ही जो है वो एक प्रोनाउन है, टीचर जो है वो एक नाउन है, और ये टीचर वर्ड किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ही को। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पे ये इज जो है वो एक लिंक क्रिएट कर रहा है बिटवीन द सब्जेक्ट और उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए जो नाउन या एडजेक्टिव यूज हुआ है उनके बीच में एक लिंक क्रिएट कर रहा है इज। लेकिन अगर मैं बोलूं ही इज टीचिंग इंग्लिश, तो यहां पे जो इज यूज होगा वो एक हेल्पिंग वर्ब होगा, और ऊपर जो इज यूज हुआ था वो एक लिंकिंग वर्ब होगा। अब सवाल ये है कि आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? आपको कैसे पता चलेगा कि कब वो एक लिंकिंग वर्ब है, कब वो एक हेल्पिंग वर्ब है? तो इसका देखो एक सिंपल सा ट्रिक है, मैं आपको सिंपल सा समझा देता हूं कि अगर आपको कभी भी इज एम आर के बाद कोई भी वर्ब आ जाए, अब डिपेंडिंग ऑन कि वो किस फॉर्म में होगी, जनरली वो आईएनजी फॉर्म में होती है या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है इन पैसिव वॉइस। जब भी इज एम आर के बाद कोई वर्ब आ जाए तो आप समझ जाना कि जो ये इज एम आर है वो क्या होगा, एक हेल्पिंग वर्ब होगा। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और जनरली इसका काम टेंस को डिस्क्राइब करना होता है। और अगर इज एम आर के बाद इमीडिएटली आफ्टर कोई नाउन या फिर एडजेक्टिव हो, तो इन दैट केस इज एम आर जो होगा वो एक लिंकिंग वर्ब होगा। एक बेसिक सा आइडेंटिटी ये है, आप ऐसे इस चीज को याद रख सकते हैं। इसमें डिफरेंस होता है, आप हर समय ऐसे नहीं कर सकते कि इज एम आर आ गया तो वो हेल्पिंग वर्ब ही होगा या वो लिंकिंग वर्ब ही होगा। देयर इज अ डिफरेंस दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सेंटेंस यू आर डीलिंग विद। तो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया है, ठीक है। जस्ट द पर्पस इज दैट कि आप लोगों को पता रहे कि लिंकिंग वर्ब होता क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। उसके अलावा लिंकिंग वर्ब कुछ और वर्ब जैसे कि हमारे जो फाइव सेंसेस है, ठीक है, लुक फील साउंड टेस्ट स्मेल, ठीक है, उसके अलावा कुछ और वर्ड भी होते हैं जैसे अपीयर फील सीम अपीयर बिकम। जनरली आप ये ध्यान रखना, इन जो भी वर्ब यूज हुई है इनके बाद एडजेक्टिव यूज होगा। आप देख रहे हैं शी लुक्ड हैप्पी, जो यहाँ पे हैप्पी है एक्चुअल में ये शी का डिस्क्रिप्शन ही तो है कि शी कैसी है, हैप्पी। तो यहाँ पे जो हैप्पी है उसको एडवर्ब ना समझिए। आप समझ रहे हैं? शी लुक्ड हैप्पीली वो एक अलग चीज हो जाता। तो यहाँ पे हैप्पी वर्ड एक एडजेक्टिव है जो शी को ही डिस्क्राइब कर रहा है। सो इन सच केसेस ये जितने भी वर्ब होते हैं, लुक फील साउंड टेस्ट स्मेल, अपीयर फील सीम अपीयर बिकम, ये सारे वर्ब हमारे लिंकिंग वर्ब की तरह ही यूज होते हैं, क्योंकि अगेन ये भी एक सब्जेक्ट को या एक नाउन प्रोनाउन को किसी दूसरे एडजेक्टिव से लिंक कर रहे होते हैं। आई होप सो यहाँ तक बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट कम्स ऑक्सिलरी वर्ब। अब देखो वर्ड पे मत जाओ, ऑक्सिलरी वर्ब का सिंपल सा मतलब हेल्पिंग वर्ब ही है, ठीक है, जस्ट अ डिफरेंट नेम, ठीक है, इनको हम हेल्पिंग वर्ब ही बोलते हैं। हालांकि ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं दो पार्ट में, ठीक है। फर्स्ट इज प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, एंड सेकंड इज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। सो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं उसमें हमारे आ जाते हैं इज एम आर वॉज वर, ठीक है। तो जनरली इनका काम होता है टेंस को डिस्क्राइब करना, ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब डिस्क्राइब द टेंस ऑफ अ सेंटेंस। जब भी किसी सेंटेंस के अंदर इज एम आर आ जाता है तो आप आइडिया लगा लेते हैं कि वो जो सेंटेंस होगा वो कौन से टेंस में बात करेगा, प्रेजेंट में। ऐसी अगर वॉज वर आ जाए तो पास्ट में, विल बी शैल बी आ जाए तो फ्यूचर में, ठीक है। ऐसी हैव वाली वर्ब होती है जो पोजेशन शो करती है, हैज हैव यूज हो जाए तो प्रेजेंट, हैड हो जाए तो पास्ट। सिमिलरली अगर डू में है तो डू डज प्रेजेंट में, डिड पास्ट में। तो आई थिंक ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर है कि जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है उसका जनरली काम होता है सेंटेंस का टेंस बताना या उस सेंटेंस का मूड या फिर एक इमोशन, उसके अंदर जो इमोशन है उसको एक्सप्रेस करना। तो पहला जो हमने देखा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, वो जनरली टेंसेस को डिस्क्राइब करती है। उसके बाद आता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये एक मूड और एक्सप्रेशन को डिस्क्राइब करती है, ठीक है। इसके अंदर आते हैं हमारे कैन कुड मे माइट शुड शैल वुड नीड डेयर एक्सेट्रा। और इसके ऊपर हम एक पूरा सेपरेट टॉपिक बनाएंगे, ठीक है। तो जब ये टॉपिक हम करेंगे तो पूरा एक सेपरेट टॉपिक हम इसके ऊपर स्टडी करेंगे। पूरा एक सेपरेट टॉपिक हम इस पे डेडिकेट करेंगे। एंड जब वो टॉपिक करेंगे तब मैं आपको ये सारे एक्सप्रेशन और उनके यूजेस, तब मैं आपको बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी के लिए कुछ बेसिक एग्जांपल आप देख सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है शी कैन स्विम,
ठीक है, तो यहाँ पे जो कैन वर्ड यूज हो रहा है, अब कुछ लोग देखो रट के बैठ जाते हैं कि कैन मतलब सकता हूँ, सकती हूँ, बट ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, आप सीधा एक्सप्रेशन याद रखिए कि कैन जब भी यूज होगा, दैट विल टॉक अबाउट एबिलिटी। ठीक है, कि ये उसकी एबिलिटी है। मैंने बोला कि आई कैन टीच इंग्लिश, तो इंग्लिश पढ़ाना मेरी एबिलिटी है, तो कैन वर्ड वो एबिलिटी का एक्सप्रेशन शो कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही मैंने बोला इट माइट रेन, तो इट माइट रेन, अब अच्छा अगर मैं बोलूं कि इट माइट रेन की जगह मैं बोल दूं इट मे रेन, क्या फर्क पड़ जाएगा? देखो ट्रांसलेट करोगे तो दोनों का मतलब सेम ही रहेगा, है ना? दोनों का मतलब यही आएगा कि बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है। लेकिन अगेन इट इज अबाउट एक्सप्रेशन, तो जब मैं माइट का यूज कर रहा हूं तो पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। ठीक है, आप ऐसे हो सकते हो कि 1% चांस है बारिश होने के, और जब मैं बोल रहा हूँ इट मे रेन टुडे, तो दैट इज 50-50 चांस। ठीक है, थोड़ी सी लाइट पॉसिबिलिटी है दोनों में, जस्ट माइट में बहुत ही ज्यादा कम है। और यहीं पे अगर मैं इट कैन रेन टुडे कर दूं, तो ये पॉसिबिलिटी थोड़ी और बढ़ जाती है, दैट इज अराउंड 80% समथिंग। तो वी कॉल इट डार्क पॉसिबिलिटी। ठीक है, कैन का यूज हम जनरली जब डार्क पॉसिबिलिटी हमें दिखानी है, ठीक है, कि किसी चीज के होने के चांसेस अच्छे खासे हैं, है ना? तो मे लाइट के लिए होता है, लाइट पॉसिबिलिटी, और माइट बहुत ही ज्यादा कम। सिमिलरली मे आई गो, मे आई गो में मे का क्या यूज है? परमिशन देने का। ठीक है, जब हम किसी बड़े से परमिशन लेते हैं तो हम मे का यूज करते हैं। यहाँ पे अगर मैं कैन आई गो यूज कर दूं, मैं अगर बोल दूं कैन आई गो, इसका भी क्या मतलब है? क्या मैं जा सकता हूँ? मे आई गो का भी क्या मतलब है? क्या मैं जा सकता हूँ? लेकिन अगर आप सिर्फ इसको ट्रांसलेशन लेवल पे करोगे तो आप फंस जाओगे। तो इंग्लिश कॉम्पिटेटिव के लिए जब आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको ट्रांसलेशन पे ही वर्क नहीं करना। सिर्फ ट्रांसलेशन पे वर्क करोगे तो एक टाइम के बाद बहुत गंदा फंस जाओगे, एंड दैट विल कॉज यू वेरी बिग प्रॉब्लम। क्योंकि अगर मैं कैन आई गो या मे आई गो बोलूं, दोनों का सेंटेंस ट्रांसलेशन वाइज सेम है, आप स्पोकन में कुछ भी बोल दो, बट द डिफरेंस इज एक्सप्रेशन। जब मैं मे यूज कर रहा हूं तो मे के अंदर थोड़ा सा हमारा कैसा साउंड है? मे एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है, ठीक है, आप समझ रहे हैं? मे क्या है? एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है। वेयर एज जो कैन है वो एक इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है, या मैं बोल सकता हूँ कि कैजुअल एक्सप्रेशन है। वो मैं अपने छोटों से या अपने फैमिली मेंबर से कुछ रिक्वेस्ट करने के लिए यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये जब हम एक टॉपिक करेंगे ये वाला पूरा, तब इस पे हम पूरी अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। हमने देखा ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर दो पार्ट है, दैट इज प्राइमरी एंड मॉडल। तो जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है वो डील करेगी टेंस ऑफ अ सेंटेंस से, वो जनरली सेंटेंस का टेंस टेंस डिस्क्राइब करने के लिए यूज होती है। और एक बात ध्यान रखना कि जो भी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हमेशा एक वर्ब का यूज होगा। ठीक है, और अगर नाउन और एडजेक्टिव यूज हो रहा है, देन इट इज अ लिंकिंग वर्ब। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अब आप देख सकते हैं कि थ्री फॉर्म्स होती है हमारी। सबसे पहली होती है प्रेजेंट फॉर्म, दूसरी होती है पास्ट फॉर्म, तीसरी होती है पास्ट पार्टिसिपल। हालांकि मैंने देखा है कि इंडिया के अगर आप अलग अलग पार्ट में अगर पढ़ रहे हो ये चीज, ठीक है, तो जैसे दिल्ली में अगर मैं सीबीएसई बोर्ड से अभी यहाँ पे दिल्ली में पढ़ रहा हूँ, तो जनरली हमें जो पढ़ाया जाता है वो जनरली थ्री फॉर्म्स पढ़ाई जाती है। हालांकि मैंने अलग अलग स्कूल्स में देखी है, कुछ प्राइवेट स्कूल्स में या इवन राजस्थान बोर्ड में मैंने देखा है कि वहाँ पे 5 फॉर्म्स पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो जिसमें जो हमारी फर्स्ट फॉर्म है दैट इज प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म इज पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म इज पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म भी कराई जाती है कहीं कहीं जगहों पे। तो फोर्थ फॉर्म इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, एंड देन फिफ्थ फॉर्म इज की थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब, दैट इज फिफ्थ फॉर्म। इसमें हम वर्ब के साथ एस लगाते हैं। तो फोर्थ फॉर्म इज नथिंग बट वर्ब के साथ आईएनजी, एंड फिफ्थ फॉर्म इज नथिंग बट वर्ब के साथ एस या ई एस। लेकिन एक डाउट है जो आई थिंक बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा, और आई थिंक बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, कि भाई चलो प्रेजेंट तक ठीक है, पास्ट ठीक है, ठीक है, थर्ड फॉर्म फ्यूचर नहीं है, ठीक है, थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल। अब ये पार्टिसिपल वर्ड क्या होता है? अगर पास्ट पार्टिसिपल है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? व्हाट इज पार्टिसिपल? ठीक है, तो क्या होता है ना, हमको बहुत सारी चीजों में इंग्लिश सिर्फ रटवाई जाती है ताकि हम टेंसेस अच्छे से कर सके। ठीक है, क्योंकि जिन लोगों ने टेंस कर लिए होंगे उनको पता होगा कि टेंसेस मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश बोलने के लिए या करने के लिए। तो उनको ये वर्ब फॉर्म रटवाई जाती है। हालांकि ये जो टॉपिक है पार्टिसिपल का, इसको हम स्टडी करेंगे जब हम नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। उसके अंदर तीन टॉपिक आएंगे, जेरेंट, पार्टिसिपल एंड इन्फिनेटिव। तब हम इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी के लिए मैं जस्ट एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ के आ रहा हूँ कि फाइंड करना कि ये पार्टिसिपल होता क्या है। ठीक है, इसके ऊपर जब हम वीडियो बनाएंगे तब मैं आपको इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। देन यू विल गेट टू नो कि टॉपिक एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब है हमारी। अब बेस्ड ऑन दैट हमारी दो टाइप की वर्ब और है, एक है रेगुलर और एक है इरेगुलर। ठीक है, तो रेगुलर वर्ब क्या है? जनरली ऐसी वर्ब जिसके एंड में
उसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म में, तो वर्ब की कोई भी फॉर्म जिसके सेकंड और थर्ड फॉर्म में या तो ईडी ईडी आ जाए या डी आ जाए, सो दैट इज रेगुलर वर्ब। जैसे कि टॉक का हो जाता है टॉक्ड टॉक्ड, ठीक है। अगर मैं ले लूँ वॉक, या मैं ले लूँ प्ले, या मैं ले लूँ डांस, है ना, या ले लूँ कुक, तो इनके जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है उसके अंदर ईडी का ही यूज होना है। डांस में डी हो जाएगा, प्ले में प्लेड हो जाएगा, वॉक में वॉकड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, ये आपको लाइक याद करने की भी जरूरत नहीं है, ये बहुत ईजी है। आपको बस ईडी या डी लगाना होता है। मैक्सिमम वर्ब हमारी रेगुलर वर्ब ही होती है, ठीक है। तो ये होता है रेगुलर वर्ब। आई थिंक इसमें कुछ इतना एक्सप्लेन करने को है नहीं मेरे पास। उसके बाद आती है इरेगुलर वर्ब। तो इसमें देखो क्या होगा, इसमें या तो ऐसा होगा कि ऑल थ्री फॉर्म्स आर डिफरेंट, ठीक है, थ्री या फाइव आप जितने भी बोलो, अभी के लिए हम थ्री लेते हैं। ऑल थ्री फॉर्म्स आर डिफरेंट, या तो तीनों डिफरेंट होंगे, या तो ऑल थ्री आर सेम, या तो सारी सेम होगी, ठीक है, या फिर दो सेम और एक डिफरेंट हो सकती है, दो सेम और एक डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। जस्ट क्या नहीं होगा इसमें, इसमें ईडी और डी नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बिगिन, तो बिगिन इज द फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म। पास्ट में हो जाता है बिगेन एंड देन पास्ट पार्टिसिपल इज बिगन। तीनों फॉर्म क्या है, अलग है। ईट एट ईटन, गो वेंट गॉन, सी सॉ सीन, ऐसी ये सारी फॉर्म्स हमारी क्या है, अलग है। ये सारी हमारी क्या होगी, इरेगुलर वर्ब। तीनों सेम किस में होती है, जैसे कि अगर हम ले लें, हम ले लेते हैं, हमने ले लिया हिट, कट, पुट, है ना, या फिर हमने ले लिया हर्ट। तो ये वाली जो वर्ब है, इनमें क्या होगा, ऑल थ्री विल बी सेम, ठीक है, ऑल आर सेम, या मैं बोलूं ऑल फॉर्म्स आर सेम, सारी फॉर्म्स इनकी सेम रहेगी, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड आता है, यहाँ पे बोला हुआ है, irregular verb is a verb whose simple past and past participle do not follow specific conjugation rule। तो conjugation क्या होता है, conjugation क्या है कि किसी वर्ब के अंदर मैं क्या चेंजेस कर सकता हूं जिसकी वजह से वो वर्ब का नेचर चेंज हो जाए। आप समझ रहे हैं, जैसे मान लो मैंने क्या करा, मैंने एक वर्ब ले लेता हूं, मैंने वर्ब लिया, लेट्स से ईट, एक वर्ब ले लेते हैं हम, ठीक है। हम एक वर्ब ले लेते हैं, मैंने वर्ब लिया ईट, ठीक है। ईट से मैं बना दूं ईटिंग, तो मैंने क्या करा, इस वर्ड के अंदर आईएनजी डाल दिया। अब ये जो ईटिंग वर्ड है, ये अलग अलग तरीके से यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये ईटिंग यूज हो सकता है किसी एक्शन की कॉन्टिन्यूटी को दिखाने के लिए, है ना। जैसे ईट वर्ड यूज हो सकता है किसी चीज की हैबिट को दिखाने के लिए। मैंने बोला आई मैंने बोला आई ईट एन ऑमलेट एवरी डे। ये यहाँ पे ईट जो यूज हुआ है वो सेंटेंस में एक हैबिट को डिस्क्राइब कर रहा है। बट अगर मैं बोलूँ कि आई एम ईटिंग एन ऑमलेट, तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, वो उस काम के कॉन्टिन्यूटी पे बात करेगा। तो यहाँ पे वो चेंज हो गया, और यही यहाँ पे मैं ईट को अगर एट कर देता, तो ये इसकी पास्ट फॉर्म हो जाता, ठीक है। दैट विल डिस्क्राइब द पास्ट फॉर्म ऑफ ईट। मैंने बोला आई एट एन ऑमलेट, तो ये बात करता पास्ट की। तो कॉन्जुगेशन में क्या है कि मैं वर्ब को किस तरीके से चेंज करूं कि उसका टेंस, मूड या पर्सन चेंज हो जाए। अब पर्सन का क्या हो जाएगा, जैसे मान लो मैंने अगर आई यूज करा था, तो आई के लिए ईट हुआ था। बट अगर मैं सब्जेक्ट कुछ और यूज करता, लेट्स से मैं ही यूज कर देता, मैंने बोला ही ईट्स एन ऑमलेट, ठीक है। तो अगर ये ऐसा होता, ही ईट्स एन ऑमलेट, ठीक है, इन दैट केस यहाँ पे ईट्स हुआ क्योंकि पर्सन हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें वर्ब से सब्जेक्ट के नंबर का भी आइडिया लगता है, ठीक है, या हमें पर्सन का भी पता चलता है कि वो सिंगुलर है, प्लूरल है, थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। तो कॉन्जुगेशन ये काम करता है, ठीक है। जस्ट एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, आपको जस्ट पता होना चाहिए, ताकि जब हम आगे बढ़े और बहुत सारे एक्सेप्शनल रूल के साथ डील करें, तो जब ये टर्म्स आए तो आप लोग कंफ्यूज ना हो कि मैं किस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ। अभी हम बिल्कुल स्क्रैच से चल रहे हैं, जैसे जैसे टॉपिक एडवांस होते जाएंगे चीजों का लेवल अप होगा, एंड तब आपको ये सारी चीजें बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है। चलो अभी के लिए हम थोड़े ये हमारी पूरी थ्योरी हो चुकी है, अब थोड़े से क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। तो भाई सेंटेंसेस देखते हैं क्या बोल रहे हैं। कह रहे गो थ्रू द सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई द ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। तो आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब बताना है, ठीक है।
तो पहले बोल रहा है आई लाइक ऑल ऑफ कैटी पेरी सॉन्ग। देखो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका बताया था मैंने, कि ट्रांजिटिव आपको आंसर करेगा व्हाट का, ठीक है, जहां पे आपको क्या का जवाब मिल जाए आप समझ जाना कि वो ट्रांजिटिव है। जहां पे क्या का जवाब नहीं मिल रहा वो इंट्रांजिटिव है, ठीक है, ये क्लियर है। तो बात करते हैं इस पे। तो पहले बोल रहा है आई लाइक ऑल ऑफ कैटी पेरी सॉन्ग। तो कैटी पेरी आप लोगों को पता है एक सिंगर है, ठीक है। तो आई लाइक यहाँ पे पहले वर्ब देखो क्या है, वर्ब है यहाँ पे लाइक, ठीक है, मुझे पसंद है ऑल ऑफ कैटी पेरी सॉन्ग, तो मुझे पसंद है, ये यहाँ पे एक मेन वर्ब है आई लाइक। अब पसंद है, क्या पसंद है, ये चीज ऑल ऑफ कैटी पेरी सॉन्ग, तो मुझे क्या का जवाब मिल गया, जहां पे मुझे क्या का जवाब मिल गया वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव, ठीक है। अगला बोल रहे हैं न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, नाइस। बताओ मुझे, मेरे बताने से पहले इसका आंसर अगर तुम्हें पता है तो तुम लोग गेस कर सकते हो या आंसर कर सकते हो, बताओ। तो अगर आपका जवाब ट्रांजिटिव है तो वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे जो वर्ब है तुम्हें कोई मेन वर्ब तो दिख नहीं रहा, इसमें कुछ एक्शन तो हो ही नहीं रहा, आपको सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन ही तो मिला है, सिर्फ बताया है कि जो सब्जेक्ट है न्यू दिल्ली वो क्या है, वो है कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना, इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ये जो इज यूज हुआ है ये एक वर्ब है, और ये जो वर्ब यूज हुआ है ये मेनली कौन सा वर्ब है, ये हमारा एक लिंकिंग वर्ब है, आप समझ रहे हैं, ये एक लिंकिंग वर्ब है, ये किसी नाउन को किसी दूसरे नाउन फ्रेज के साथ कनेक्ट कर रहा है। द कैपिटल ऑफ इंडिया किसको डिस्क्राइब कर रहा है, दिल्ली को डिस्क्राइब कर रहा है, तो यहाँ पे एक नाउन फ्रेज किसी दूसरे नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है जिसको लिंक कर रहा है इज, तो ये एक लिंकिंग वर्ब है जिस वजह से ये कोई ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा, दैट विल बी इंट्रांजिटिव, ठीक है। आप एक सिंपल सी बात याद रख सकते हैं कि जितने भी नॉन एक्शन सेंटेंस है, नॉन एक्शन सेंटेंसेस, ठीक है, या फिर इसको हम लोग टू बी सेंटेंसेस भी बोलते हैं, ठीक है, ये हमारे जितने भी होंगे ये सारे इंट्रांजिटिव होंगे, ठीक है, और इनके अंदर जो भी वर्ब यूज होगी वो सारी हमेशा लिंकिंग वर्ब यूज होगी, ठीक है। इनके अंदर क्या यूज होगा, दे विल यूज या दे विल ओनली यूज लिंकिंग वर्ब, ठीक है। ये बात आप रख लीजिए ध्यान करके, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखना इसको, ठीक है। तो जैसे मैं बता देता हूँ एक बार नॉन एक्शन सेंटेंसेस या टू बी सेंटेंसेस होते क्या है। आप सिंपल सी बात ध्यान रखो, एक सिंपल सा रूल याद रखना, सब भी एक सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद कोई भी वर्ब आ सकती है, अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो इज एम आर आ जाएगी, ठीक है, पास्ट में बात करेंगे तो वॉज वर आ जाएगी, सॉरी वॉज वर आ जाएगी, फ्यूचर में बात करते हैं तो विल बी यूज होता है वैसे तो, विल बी, एंड देन इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये जो वर्ब आएगी ये डिपेंड करेगा कि कौन से टेंस के अकॉर्डिंगली आई है, ठीक है, बट ये जितनी भी वर्ब होगी ये सारी लिंकिंग वर्ब होगी, यहाँ पे इज एम आर या वॉज वर ये लिंकिंग वर्ब होगी। ऑब्जेक्ट में जनरली नाउन या एडजेक्टिव ही होगा, ठीक है, तो इनमें जनरली वो सेंटेंस आएंगे जिसमें जस्ट एक सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करा जाएगा, इसमें हम बस सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेंगे कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, कैसा है या कहाँ है, जनरली यही बात होगी मेनली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं ही इज हैप्पी, शी इज सैड, ठीक है, या फिर यही ले लेते हैं न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो पहले यही सेंटेंस को सारे सेग्रीगेट कर देते हैं हम। जैसे ये बोला बिली आइलिश इज अ सिंगर, डिस्क्राइब करा है यहाँ पे, बिली आइलिश जो है, बिली आइलिश आई थिंक यू ऑल नो कौन है, ठीक है, तो बिली आइलिश जो है वो क्या है, ठीक है, वो एक सिंगर है, तो यहाँ पे एक नाउन को दूसरे नाउन से लिंक करा गया है जिसके लिए इज यूज हुआ है, ठीक है, शोइंग की प्रेजेंट टेंस है, और यहाँ पे ये एक लिंकिंग वर्ब है, तो अगेन ये भी इंट्रांजिटिव होगा, ठीक है। और कोई ऐसा सेंटेंस दिख रहा है आपको, ये देखो नो टोमेटो इज राइप, कोई भी टमाटर पके नहीं है ना, तो यहाँ पे भी अगेन डिस्क्रिप्शन दिया है कि टोमेटो कैसे नहीं है, वो राइप नहीं है, ठीक है, तो ये भी इंट्रांजिटिव हो जाएगा। यहां तक समझ आया, जितने भी नॉन एक्शन सेंटेंसेस है सारे इंट्रांजिटिव होंगे, ये बात आप दिमाग में डाल दो। आगे बढ़ते हैं। अब फिर बोला है ही बिल्ट अ डॉल हाउस फॉर हिज 8 years old डॉटर। अच्छा, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का इस्तेमाल करा है। सब्जेक्ट है हमारा ही, ही ने क्या करा, बनाया कुछ, बिल्ड करा, क्या बिल्ड करा, क्या का जवाब मिला आपको, उसने बिल्ड करा, क्या बिल्ड करा, अ डॉल हाउस, ठीक है। अब किसके लिए किया, किसके लिए किया, फॉर हिज 8 year old डॉटर, जो ये वाला पार्ट है ये एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है,
ठीक है। बट क्या इस वजह से ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा? बिल्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें वर्ड का आंसर मिल गया। हालांकि ट्रांजिटिव सेंटेंस के अंदर या ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकते हैं, बट हमें वर्ड का आंसर मिल गया, तो जो ये बिल्ट है यहाँ पे, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ठीक है। देन फिफ्थ सेंटेंस, आई एट अ सैंडविच फॉर ब्रेकफास्ट। मैंने खाया, एट, क्या खाया? सैंडविच। क्या का जवाब मिल गया? ट्रांजिटिव। बात खत्म। किसके लिए खाया? ब्रेकफास्ट के लिए, मतलब ही नहीं हमें उससे। ऑल ऑफ देम डांस्ड एट माई वेडिंग। अब देखो भाई, यहाँ पे जो ये सेंटेंस है ये एक इंट्रांजिटिव सेंटेंस है। ऑल ऑफ देम डांस, ऑल ऑफ देम ये सब्जेक्ट है, उन्होंने क्या करा? डांस करा। ठीक है। यहाँ पे जो एट माई वेडिंग पार्टी है, ये तेरे को बताया है प्लेस, वेयर का आंसर मिला है तुम्हें। उन्होंने डांस करा, कहाँ डांस करा? तो मैंने तुम्हें बताया था जब भी प्लेस आ जाए तो वो एक एडवर्ब की तरह ट्रीट होगा। अच्छा, एडवर्ब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि तुम्हें क्या का जवाब नहीं मिला। ठीक है, कहाँ का जवाब मिला है, तो ये एक इंट्रांजिटिव सेंटेंस है, वर्ब है, सॉरी। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब है हमारी यहाँ पे डांस। द मॉस्किटो बैट डज नॉट सीम टू बी वर्किंग। ओके ओके ओके, तो मॉस्किटो बैट बेसिकली वो रैकेट देखा आप लोगों ने? ऐसा रैकेट होता है जिसके अंदर जालियां, क्या ड्राइंग बना रहा हूँ, यहाँ पे बटन सा होता है, उसको दबाते हैं तो मस्त मच्छर मरता है। अच्छा, उसकी बात हो रही है। द मॉस्किटो बैट डज नॉट सीम टू बी वर्किंग, बताओ भाई कौन सा है? ओके, तो मेन वर्ब है यहाँ पे सीम। तो सीम जब भी आ जाए समझ जाना वो एक लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, दैट इज अ लिंकिंग वर्ब। वो लिंक कर रहे हैं यहाँ पे मॉस्किटो बैट को, एक नाउन को, टू बी वर्किंग, इस चीज से। ये जो बैट है वो कैसा लग रहा है कि वो काम नहीं कर रहा है ना? तो इसमें अगेन तुम्हें कोई क्या का जवाब नहीं मिल रहा, कोई सेंस नहीं है उस बात का। तो अगेन जो सीम है वो एक इंट्रांजिटिव लिंकिंग वर्ब है बेसिकली, तो यहाँ पे मैं इसको इंट्रांजिटिव कर सकता हूँ, क्योंकि कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं है इसका। ठीक है, देन शेरन बॉट अ फोन फॉर हर मदर। ओके अगेन, ठीक है, नाइस वन। यहाँ पे खरीदा उसने, क्या खरीदा? फोन। तुम्हें क्या का जवाब मिल गया? किसके लिए खरीदा? फॉर हर मदर, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो इंट्रांजिटिव वर्ब बन सकता था बॉट, लेकिन हमारे पास इसका क्या का जवाब है, तो हम यहाँ पे इसको एक ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। ठीक है। देन लास्ट इज टी पॉट ब्रोक ऑल ऑफ अ सडन। तो टी पॉट ब्रोक, टी पॉट टूट गया, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से। तो यहाँ पे ये चीज जो है ये एडवर्ब है, एक एडवर्ब ऑफ मैनर है, वो तुम्हें तरीका बता रही है उसका कि वो अचानक से टूट गया, सडनली। ऑल ऑफ अ सडन इज अ फ्रेज जिसका मतलब होता है अचानक से, या वही अचानक से। तो यहाँ पे अगेन कुछ क्या का जवाब नहीं है तुम्हारे पास, तो अगेन दिस इज ब्रोक इज इंट्रांजिटिव। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट इज क्या है ये? ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द बोल्ड वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोल्ड हो रखा है, आपको बताना है कि वो कौन सा वर्ब है। तो पहले बोला शी हैज फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट। ओके, थोड़ा आपको टेंसेस की भी नॉलेज होनी चाहिए, तो आप शायद इसको और अच्छे से कर पाएंगे। टेंसेस पे अगेन वीडियो आएगी हमारी जल्दी। ठीक है, आप ट्राई कीजिए कि सारी वीडियोस को एक साथ देखिए। और ठीक है, तो सबसे पहला जो इसके अंदर सेंटेंस है दैट इज शी हैज फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपको बोला है कि हैज क्या होगा। ठीक है, तो अगर आपको टेंस की नॉलेज है तो आपको पता होगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें सब्जेक्ट यूज हुआ है शी के साथ हैज आया, एंड देन फिनिश्ड इज द थर्ड फॉर्म जो कि यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है। तो मैंने तो आपको बताया था कि अगर कोई मेन वर्ब से पहले कोई वर्ब यूज हो रही है तो दैट विल बी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ब यूज हुई है। ये जो हैज यूज हुआ है यहाँ पे दैट इज अ हेल्पिंग वर्ब, या हेल्पिंग वर्ब को हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है द चाइल्ड क्राइड लाउडली। ठीक है, बच्चा रोया। अच्छा, क्राइड यहाँ पे बेसिकली बच्चा जैसे रोता है ना, वो चिल्ला के रोता है, समझ रहे हो? तो क्राई जनरली हम चिल्लाने वाले रोने के लिए यूज करते हैं। क्राइड लाउडली, तो देखो यहाँ पे क्राइड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और यहाँ पे लाउडली दिया है, तो लाउडली देखो जिनके भी एंड में एलवाई आता है वो जनरली या एडवर्ब भी होते हैं। ठीक है, तो वो चिल्लाया, किस तरीके से चिल्लाया, तो ये एक एडवर्ब ऑफ मैनर है, इसमें आपको ये क्या का जवाब नहीं मिलेगा। आपको मिला है कि काम किस तरीके से हुआ है, लाउडली हुआ है, तो ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, देन यू मस्ट कंप्लीट द टास्क। मस्ट, आई थिंक अगर आप मॉडल थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आपको पता है इट इज अ मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है,
हालांकि मस्क अपना वो है क्या एक्सप्रेशन है जो हम पढ़ेंगे जब हम मॉडल्स को डीपली स्टडी करेंगे, कवर करते हैं इसको। ठीक है, शी लुक्स ब्यूटीफुल। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे एक प्रोनाउन को कनेक्ट करा जा रहा है एक एडजेक्टिव से। तो प्रोनाउन जब कनेक्ट हो रहा है किसी वर्ब के द्वारा एक एडजेक्टिव से, तो जो वर्ब होता है वो एक लिंकिंग वर्ब होता है, ये आपको पता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं प्रोनाउन, कोई नाउन भी हो सकता है। अभी हमें को प्रोनाउन की बनता है तो मैं प्रोनाउन बोल रहा हूँ, और यहाँ पे एडजेक्टिव की जगह कोई नाउन भी हो सकता है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने अभी तक वीडियो में बने हुए हो और सारी चीजों को बहुत अच्छे से कर रहे हो तो आपको पता चल गया होगा ये क्या रूल है, एंड दैट इज अ लिंकिंग वर्ब। सो लिंकिंग, यस, इज द राइट आंसर। देन ही रोट अ पोएम। अच्छा, पोम, पोएम कुछ भी बोल लो। ठीक है, तो उसने लिखी, ही रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मेन वर्ब है। उसने क्या लिखी? ठीक है, जो ये पोएम है ये मुझे वर्ड का जवाब दे रहा है ना। उसने जो लिखा, क्या लिखा? पोएम। तो जब मेरे को वर्ड का जवाब मिल जाए तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ठीक है। हम्म, 4 बार आंसर ये हो चुका है। बाप रे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है, नेक्स्ट इज, अच्छा अभी और है। तो कह रहा है देवर लेट टू स्कूल। ओके, इजी, बताओ भाई। बहुत इजी है। ठीक है, नॉन एक्शन सेंटेंस है, कोई काम नहीं हो रहा है। ठीक है, लेट यहाँ पे यूज हुआ है दे को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, कि दे जो थे वो कैसे, वो क्या हो गए थे, वो लेट हो गए थे। यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है वो एक लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि लेट एक एडजेक्टिव है। ठीक है, एक एडजेक्टिव को प्रोनाउन से कनेक्ट कर रहा है, तो दैट इज अ लिंकिंग वर्ब। ठीक है, द बर्ड फ्लू अवे। नाइस। बर्ड सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या करा? उड़ गया, अवे। ठीक है, तो इसमें आपको ऑक्सिलरी तो होगा नहीं है, लिंकिंग होगा नहीं, इंट्रांजिटिव होगा, क्योंकि आपको क्या का जवाब नहीं मिला इसमें, एक एडवर्ब यूज हुआ है। ठीक है, जो अवे यहाँ पे है वो एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, कि वो उड़ गया, कहाँ उड़ गया? दूर उड़ गया। तो जब हम एडवर्ब करेंगे तब आपको दोबारा एक बार याद दिलाऊंगा ये। ठीक है, देखो बहुत सारे टॉपिक ना हमारे इंटरकनेक्टेड है, एंड अगर आप एक भी टॉपिक को मिस करते हैं तो आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बट ये हो जाएगा कि आप उस चीज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी दिक्कत कर जाएंगे। तो आई डोंट थिंक कि अगर आप लोग एक टॉपिक पे लगा ही रहे हैं टाइम, तो इस तरीके से लगाइए कि आपको सारे टॉपिक उससे रिलेटेड सारे कवर हो जाए अच्छे से। ठीक है, आपको दोबारा उस चीज को बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े, या आपको कुछ नई चीज पता चले तो आपको ये ना हो कि ये टर्म क्या होता है, ये कब आया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। सारा एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरीके से इसको निट करा गया है कि पूरा आपको सारा टॉपिक एक दूसरे से कनेक्ट होता हुआ ही दिखेगा। सो इन केस अगर आप कुछ भी छोड़ते हैं तो देर आर चांसेस कि आप अगले आने वाले टॉपिक को उस टॉपिक के लिए आप एक हिंड्रेंस क्रिएट करने लग जाएंगे। तो इसको अच्छे से कवर कर लीजिए, अभी देखिए और भी टॉपिक आएंगे आगे जाके। सो थोड़ा सा इसके साथ पेशेंस रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ भाई जल्दी से। यू विल विन द मैच, थोड़ा जल्दी कवर करते हैं अब। तो तुम जीतोगे मैच को। यू विल विन, विन एक वर्ब है, वर्ब से पहले अगर कोई और वर्ब आ रही है तो दैट इज प्राइमरी ऑक्सिलरी, या एक हेल्पिंग वर्ब है एक। ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी ही हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और मॉडल ऑक्सिलरी बाकी कैन, कुड, मे, माइट वाली है। द सोल्जर्स वर फाइटिंग ब्रेवली, वर फाइटिंग। बताओ भाई, अगर इसमें दोनों वर्ब पे बोल्ड कर दिया तो आई थिंक दोनों वर्ब के लिए कुछ नहीं होगा। इसका कोई एक आंसर नहीं होगा, क्योंकि देखो कुछ गलती हुई है इसमें। या तो अगर वर बोल्ड होता, वर अगर बोल्ड होता तो आंसर प्राइमरी ऑक्सिलरी होता। ठीक है, जो वर है वो प्राइमरी ऑक्सिलरी है, और फाइटिंग अगर यूज हुआ है तो वो इनमें से कोई सा भी नहीं है। ठीक है, फाइटिंग बेसिकली ट्रांजिटिव नहीं होता, एक इनट्रांजिटिव वर्ब होता। ठीक है, क्योंकि फाइटिंग ब्रेवली, ब्रेवली यहाँ पे एक एडवर्ब है जो कि हमें शो कर रहा है, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर शो कर रहा है। ठीक है, तो जब भी एडवर्ब ऑफ मैनर आ जाता है तो वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो फाइटिंग यहाँ पे एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, यू माइट मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, कुछ चीजें तो देखो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। क्राउड चीयर्ड लाउडली, तो क्राउड ने चीयर करा, चीयर वर्ब है। कैसे चीयर करा? लाउडली, एडवर्ब ऑफ मैनर।
किसी काम करने के तरीके को बता रहा है। ठीक है, एडवर्ब क्या होता है? जो किसी वर्क को डिस्क्राइब करे। ये वर्क को डिस्क्राइब कर रहा है कि काम हुआ किस तरीके से हुआ, उसका मैनर बता रहा है। तो ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या का जवाब नहीं मिला इसमें हमें। द मिल्क टर्न्ड सार। ठीक है। बताओ भाई, ये बताओ। द मिल्क टर्न्ड सार। तो सार यहाँ पे क्या है? एक एडजेक्टिव है, तो किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? मिल्क को। तो जो टर्न्ड यहाँ पे यूज हुआ है वो एक लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक इट इज ऑल वेरी क्लियर। चलो, यहाँ तक अगर आपको समझ आया होगा तो आई होप सो कि आप लोग इन टॉपिक्स में तो एटलीस्ट समझ पा रहे होंगे इन टॉपिक्स को, या आई थिंक यू आर नाउ स्किल्ड इनफ कि आप समझ सकते हो कि इनमें क्या डिफरेंस है। चलो, उसके बाद आती है थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अब देखो, फॉर्म्स ऑफ वर्ब में सिंपल है, आपको सिर्फ इरेगुलर याद करनी है। ठीक है, जब भी याद करने बैठो तो इरेगुलर याद करो। जितनी ज्यादा इरेगुलर याद कर लोगे उतना बेटर है। ठीक है, क्योंकि रेगुलर तो ईजी है। रेगुलर में आपको बस ईडी और डी लगाना है, उसमें आई थिंक इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आ जाओ एक बार। चलो, ये आप खुद भी कर सकते हैं, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। बिगिन, देन बिगिन का क्या हो जाता है? बिगिन एंड बिगन, पता होना चाहिए आपको। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ठीक है, देखो तीनों ही अलग है दोनों में। ब्रिंक, ब्रॉट, देन ब्रॉट। ठीक है। अच्छा, ये और देख लो एक बार। बाय आ जाएगा तो बॉट हो जाएगा। ठीक है, फर्क बस आर का है इसमें। तो ब्रिंग बेसिकली कोई चीज लाना, और बाय में जनरली खरीद कर लाना। ठीक है, याद रखना। देन बिल्ड, बिल्ड का हो जाएगा बिल्ट एंड बिल्ड। ठीक है। डबल टी नहीं है यार ये। ठीक है, देन कम स्केच, कैच का कॉट, कॉट। ठीक है, कम, केम, कम। आई थिंक इजी है ये लोग, अगर आप लोगों ने याद करे होंगे तो आपको आते होंगे, बाकी इतना कुछ है नहीं ज्यादा इसमें। कॉस्ट का कॉस्ट ही होता है। ठीक है, कॉस्टेड मत कर देना। ठीक है, कट का कट ही रहेगा। डू का डिड, डन। ठीक है, ड्रिंक, ड्रिंक का हो जाएगा ड्रैंक एंड ड्रंक। ड्रॉ का ड्रू, देन ड्रॉन। मेक का मेड, मेड। सिंग, सैंग, संग। सिंक, सैंक, संक। गिव, गेव, गिवन। ये आओ भाई, आप बताओ। हैंग, दो ऑप्शन है। हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, या फिर हैंग, हंग, हंग। बताओ भाई, कौन सा सही है कौन सा गलत है? बताओ, क्या आप लोगों को पता है इसमें? या दोनों सही है, या दोनों में से कोई एक सही है, या दोनों गलत है? बताओ क्या होगा इसमें। पता चला आपको? तो देखो गाइस, जब भी हम यूज कर रहे हैं हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, तो यहाँ पे जो हैंग का मतलब है, ये बेसिकली मतलब है फांसी देने वाला, फांसी। ठीक है, जब कोई फांसी दे के मर जाता है तो ही वॉज हैंग्ड टू डेथ। तो उसके लिए हम हैंग यूज करते हैं। ठीक है, और जो हैंग, हंग, हंग है, ये जनरली हम लटकाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये वाला होता है जब कोई चीज लटकानी है, लटकाना। ठीक है, जैसे मान लो, अ, जैसे कोई पिक्चर हमने दीवार पे लगा रखी है। ठीक है, उसके लिए, जैसे या फिर मैंने कपड़े दीवार पे टांग दिए, मैंने बोला कि आई हंग माई कोट ऑन द वॉल एंड ही वाज हैंग्ड डेथ। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है। अच्छा, दूसरा देखो भाई, ये वाला भी अच्छा है। लाई। अब लाई के भी दो हैं, एक है लाई, लाइड, लाइड।
और एक है लाए ले लेन, और एक है, और एक ये भी आता है गाइस, इसमें कंफ्यूज मत होना, ले लेड लेड, ये भी होता है एक, बट ये थोड़ा अलग है। यहाँ पे देखो लाए का होगा, लाइड जब है तो इसका मतलब है एक का है झूठ बोलना, ठीक है, एक झूठ बोलने के लिए यूज होगा। और एक लाई ले लेन, एक होता है लाई यहाँ पे है लेटने के लिए, ठीक है, इज लाइंग ऑन द बेड, मतलब होता है ना लेटना, लाई ले लेन ये उसका है। और ये वाला जो ले है इसका मतलब होता है अंडे देना, ठीक है, उसका ले लेड लेड हो जाता है, ठीक है। देन रन रैन रन, फाइंड फाउंड फाउंड, ठीक है, आपको जितना रेगुलर वर्ब याद होगा उतना बेटर है। आई डोंट नो कितनी याद आपको करनी चाहिए, बट मैं बता दूं, जब मैं शायद 9 10 में था तो आई लर्न अराउंड 600 ऑफ देम, एंड आपको ज्यादा ही होनी चाहिए, ठीक है। वर्ब और एडजेक्टिव बहुत ज्यादा याद होनी चाहिए आपको, क्योंकि देखो इंग्लिश में बात करते समय भी आप यही बात करते हो कि किसने क्या किया, क्या हुआ, या कोई चीज कैसी है। तो क्या हुआ क्या किया उसके लिए वर्ब, और कोई चीज कैसी है क्या है उसके लिए एडजेक्टिव। ये जितनी ज्यादा याद कर सको कर लो, बहुत काम आती है। ओह, और भी है तो शिट, चलो आप, ड्राइव की हो जाएगी हमारी, ड्राइव ड्रोव ड्रिवन, ठीक है। मैं जब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हो, देखो आपको कितनी पता है। या एक काम करो, मेरे से पहले आप लोग ही अटेम्प्ट करो, ठीक है। जब आपका अटेम्प्ट होता है तब आप लोग आना यहाँ पे देखना कि कितने आंसर आपने सही करे हैं, ठीक है। देन फॉल फेल फॉलन, आई होप यू नो दैट। फील फेल्ट फेल्ट, फ्लाई फ्लू फ्लोन, ठीक है। फॉरगेट फॉरगॉट। अब देखो कुछ लोग फॉरगॉटन करते हैं, या कुछ लोग फॉरगॉट भी कर लेते हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, किसी को गलत मत बोलना, दोनों ही सही है। सेम विद गेट, गेट गॉट, गॉट भी होता है गॉटन भी होता है, ठीक है, कुछ भी यूज कर सकते हैं आप। गिव गेव ये पहले आ गया क्या, गिव गिव आ चुका है, वाओ मेमोरी। गिव गेव गिवन, ठीक है। गो भी आ चुका है, गो एंड गॉन आ गया ना, नहीं नहीं आया, कम आया था। सो गो का हो जाएगा वेंट और गॉन, ग्रो का हो जाएगा ग्रू और ग्रोन, हैव का हैड। देखो गाइस हैव के ना बहुत सारे यूज है, बहुत ही सारे, ठीक है। हैव एक हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज होता है, मेन वर्ब की तरह भी यूज होता है, और बहुत सारे फ्रेजेस में भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो ये जब करेंगे इस चीज पे बात तब करते हैं, अभी इसको खत्म करते हैं। हियर हर्ड हर्ड, हाइड हिड हिडन, ठीक है। हिट का सेम ही रहता है, होल्ड का हेल्ड हेल्ड, लूज, हम्म, लॉस्ट लॉस्ट, ध्यान रखना, ठीक है। और मीट का हो जाता है मेट मेट, पे का पेड पेड, पुट का पुट ही रहता है, ठीक है। अच्छा रीड का देखो लिखते तो सेम ही स्पेलिंग है, लेकिन प्रोनाउंस इसको रेड करते हैं, रीड रेड रेड। राइड का हो जाएगा रोड और रिडन, रिंग रैंग रंग, राइज रोज राइजन, सी सेड सेड, सी सॉ सीन, देन कीप केप्ट केप्ट। गाइस जितनी हो सके इसको याद कर लेना गाइस, मजाक नहीं कर रहा। एटलीस्ट इरेगुलर तो भर के याद कर लेना, क्योंकि देखो बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो आप लाइक हमारा जो बेसिक सेंस काम करता है कि सुनने में कैसा लग रहा है, उतने में आई थिंक आप कर लोगे उसे। हाँ जस्ट नॉलेज आपको ज्यादा होनी चाहिए वर्ब की, जितनी ज्यादा आपको वर्ब पता हो उतना ज्यादा आपका डिक्शन और वोकेबलरी इंप्रूव होता है, ठीक है। लर्न, अच्छा लर्नड और लर्नड, ईडी, ये भी यूज करते हैं, ठीक है, आप कुछ भी लगा सकते हो। लीव का लेफ्ट, लैंड। अच्छा देखो गाइस लैंड और एक और वर्ड होता है बोरो, आई थिंक यू नो द डिफरेंस, ठीक है। बोरो का मतलब होता है किसी को उधार, उधार लेना किसी से, ठीक है, तो बोरो बोरोड बोरोड। और लैंड होता है किसी को उधार देना, समझ रहे हैं। जैसे एक सेंटेंस आया था पीछे शायद, आई विल लैंड यू माई कार, तो लैंड का हो जाता है लेंट, ठीक है, लैंडेड मत कर देना।
चलो, आज की वीडियो के लिए इतना ही है। आई होप सो यहाँ पे आपको वर्ब पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये हमने पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका कर लिया है। आगे जाके इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक आने वाले हैं, जैसे कि आएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, ये हमारा पूरा वर्ब के अंदर आएगा। उसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, जिसके अंदर 3 टॉपिक आएंगे। आएगा जेरेंट्स, पार्टिसिपल्स और आएगा हमारा इन्फिनेटिव्स। ठीक है, ये 3 पार्ट इसके अंदर आएंगे। उसके अलावा हम करने वाले टेंसेस, मॉडल्स, ये सारे टॉपिक हमारे इसी के अंदर आगे जाके कवर होंगे। ठीक है, लेटर ऑन हम इस वीडियो के अंदर ये कवर करेंगे। एंड देन उसके बाद हम लोग अगली वीडियोस में फिर और आगे टॉपिक्स कवर करेंगे। सो आई होप सो फॉर नाउ एवरीथिंग इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अगर आप लोग आगे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपनी प्रिपरेशन को एकदम अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल से कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, या आई गेस कुछ मंथ्स का आपके पास टाइम है, एंड देन इट्स योर टाइम। So just all the very best, and thank you so much for watching, and just subscribe to the channel. Nikhil Upadhyay Media. Until then, goodbye. Have a nice day.